जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, उपस्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपस्थित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में टॉप किए, जनपद का नाम रोशन करने वाले हमारे प्यारे बच्चे, और उपस्थित उनके अभिभावक और जो उनके टीचर्स और उनके प्रिंसिपल्स। सबसे पहले जो विभिन्न छात्र छात्राएं जिन्होंने ये जो उपलब्धि आप लोगों ने हासिल किया है, जनपद का नाम आपने रोशन किया है, आपके परिवार का, आपके गांव का, और मैं समझता हूं कि पूरे जो कानपुर शहर जनपद का आपने नाम रोशन किया है, उसके लिए आपको बधाई। आपको आपके आगे आने वाले जो कैरियर हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं, और मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप ऐसे ही आगे आपके एकेडमिक लाइफ में तरक्की करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपके परिवार को, आपके गांव को, आपके जनपद को, आपके देश को आप हमेशा उसका नाम रोशन करते रहें। इस उपलब्धि के लिए जितना आप तारीफ के पात्र हैं, उतना ही आपके परिजन और आपके जो अध्यापकगण वो उतना ही तारीफ के पात्र हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट अगर नहीं है तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो जितने भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं, आप अपने अध्यापकगण के लिए और आपके परिजन के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजा करके आप उनका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनके सपोर्ट अगर नहीं रहता तो आप ये ज़रूर ये है कि एक व्यक्ति में एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, उनका खुद का एक टैलेंट रहता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो परिवारों में जो माता पिता, भाई बहन और जो तमाम हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनके सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे हर सक्सेस में। और उसके साथ साथ एक छात्र के लिए मैं कम से कम कक्षा 12 तक तो मैं बताऊंगा ही कि उनके जो टीचर्स का जो एक सपोर्ट सिस्टम है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत खुशी की बात है कि आज परिजनों के साथ साथ आज टीचर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इन बच्चों को आगे का रास्ता दिखाया, जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट होने का एक रास्ता दिखाया। और देखिए, हर एक एग्ज़ाम, जैसे आपने बहुत अच्छा एक चीज़ बताया, एंड आपने बताया है कि हमने पहले सीढ़ी को पार किया है। बहुत सही चीज़ आपने बताया, चूँकि ये जो चीज़ जितने जल्दी हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी में बहुत सीढ़ियाँ हमें चढ़नी होती है, बहुत ज़्यादा हमें ऑब्स्टेकल्स फेस करने होते हैं, और कक्षा 10 का जो एग्ज़ाम है वो सबसे पहला सीढ़ी है। तो कई बार हम लोग को जब कक्षा 10 का एग्ज़ाम हम लोग दे देते हैं, आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग। क्लास 10 जब पास हो जाते हैं हम लोग को, मतलब यहाँ का जो एकेडमिक सिस्टम और जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ स्लाइटली डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे मार्च तक एग्ज़ाम होने के बाद अप्रैल और मई 2 महीने छुट्टी हो जाता है। तो यहाँ पे जबकि हम लोग मतलब थोड़ा सा और आगे खींचते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी का समय के हिसाब से हम लोग अपने एकेडमिक शेड्यूल को हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं यहाँ। तो एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद 2 महीने छुट्टी है, और उस समय लगता है कि हमने पूरे ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम हमने पार कर लिया, अब आगे बहुत ईजी काम है और कुछ करना नहीं। लेकिन जैसे ही कक्षा 11 में दाखिला हो जाता है, और हमको जब और जो कक्षा 10 तक जो सब्जेक्ट्स हैं उससे टफ़र और उससे डिफरेंट एक एक्सपोजर है आपका 11 और 12 में। और आपको जैसे ही आप क्लास 11 में दाखिल हो जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, वो तो फिर भी ठीक था, ये वाला और कठिन है। तो ये, और मैं आज तक मैं बताता हूँ कि क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जो आज तक मुझे जो लगा, स्पेशली मैथ्स और फिज़िक्स जो होता है क्लास 12 का, बहुत टफ है। और इसीलिए आप लोगों को मैं बोला, जो खास तौर पर जो 12th में जो लोग पास किए हैं, क्योंकि क्लास 10 में हमने भी तरक्की किया था, हमने भी लगभग 94% मैंने भी मार्क्स स्कोर किया था। हालांकि वो मतलब स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं था, लेकिन इट वाज स्टिल अ डिसेंट अचीवमेंट। लेकिन जैसे ही क्लास 11th और 12th में आ जाता है, तो आपका रियल इंटेलेक्ट और आपका रियल टैलेंट एक्चुअल एक एक तरह से क्वेश्चन हो जाता है। आपको
दुनिया भर के एग्ज़ाम्स के लिए तैयार होना पड़ता है। आपके पड़ोसी आईआईटी का तैयार कर रहा है, उसके बगल वाला मेडिकल का तैयार कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है, कोई और मतलब सैट के लिए तैयार कर रहा है। आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या चाहिए। तो आपको किस प्रकार के एग्ज़ाम और जो क्लास 11th और 12th में इतने ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर सोसाइटी से भी एक सोसाइटल प्रेशर होता है, एक पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर का मतलब ये है कि हमारे जो परिवार का प्रेशर से ज़्यादा अगल बगल में लोग क्या करते हैं उसका प्रेशर जब बच्चों के ऊपर आता है वो पीयर प्रेशर हो जाता है। और अधिकतम लोग इंजीनियर या डॉक्टर बनना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनके क्लास में उनके अधिकतम उनके साथी इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं या उनके पड़ोस में रहने वाले इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एज है जिसमें आपको मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसके बाद आगे जा कर के आप कैरियर ऑप्शन आपका क्या होगा, आप किस प्रकार के नौकरी करेंगे, क्या जॉब ऑप्शंस हैं, ये सब डिसाइड करने का एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है। लेकिन हमको लगता है कि हमें ये एग्ज़ाम देना चाहिए, ये एग्ज़ाम पास करके चूँकि बाकी सब लोग ट्राई कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि मैंने इसलिए इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई किया था, क्योंकि हमारे क्लास में लगभग 65 लोग थे, उसमें 60 लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने भी तैयारी किया था। मुझे कुछ भी नहीं पता, सब ने हमको उस समय बताए थे। आई थिंक यू आर ऑल्सो एन इंजीनियर, नहीं यू आर बायोमेडिकल। सुधीर आप इंजीनियर, आप फिजिक्स हैं। तो हमने जब तैयारी की थी तो सब लोग ये बताते थे कि भैया आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियरिंग आप लीजिए। तो उसका जो जस्टिफिकेशन लोग देते थे कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेना है, कंप्यूटर क्यों नहीं लेना, कारण ये था कि भाई आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो आप किसी भी ब्रांच में आप डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का आप इंजीनियरिंग लेंगे तो आप सिर्फ कंप्यूटर का ही काम कर सकते हैं। तो ये सवाल हमने उस समय पूछने का ना दिमाग था ना मैच्योरिटी था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई के करके दूसरे फील्ड में काम करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करना क्यों है। लेकिन अब वो पूछने का ना मैच्योरिटी था ना कोई, चूँकि सब लोगों ने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ोगे तो आप किसी भी नौकरी में आप जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हो, कंप्यूटर में भी जा सकते हो। खैर हमने पढ़ाई की और उसके बाद मतलब सिविल सर्विस का मुझे लगा कि तैयारी करना चाहिए। पूरे कॉलेज में और मेरे पूरे टाउन में मुझे लगता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक दो और लोगों ने दिया, लेकिन मेरे पूरे बैच में जितने भी लोग थे मैं अकेला एक व्यक्ति था जिन्होंने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन शुरू किया। और मतलब भगवान की कृपा से, परिजनों की और हमारे अध्यापकों के सबकी कृपा से और इस सर्विस में आने का एक मौका भी मिला। तो कुल मिलाकर के दो इसमें मतलब मुझे अपने जो एकेडमिक लाइफ से मैंने जो सीखा है कि वो ये है कि सक्सेस और फेलियर टेम्पररी होता है। सक्सेस और फेलियर टेम्पररी होता है। ज़िंदगी में लगातार आपको एक सीढ़ी चढ़ने के बाद अगला सीढ़ी तो कहीं कभी ना कभी चढ़ना ही पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि हम एक सीढ़ी चढ़ने के बाद हम अगर थक गए, हाँ ठीक है आप थोड़ा सा रेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको तो नंबर 1 चढ़ना ही पड़ेगा। और नंबर 2 आपके बिहाफ पे देखिए ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि मुझे कानपुर में आने के बाद पता चला है कि आप पे बहुत ज़्यादा तो आईआईटी का नाम आपने बताया, आईआईटी में आईआईटी के इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ ये फ्लाइंग स्कूल भी चलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, तो बहुत से ऑप्शंस हैं। तो हर एक सीढ़ी आपको खुद ही चढ़ना पड़ता है। आप एक सीढ़ी चढ़ने के बाद अगर आप थक गए आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे का जो आपका चढ़ने का जो काम है आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई और आपका मदद नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे हैं, आप बैठ गए या गिर गए, लेकिन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा और मोटिवेट हो करके आप फिर से आप अपना काम शुरू करेंगे और आप ये मानेंगे कि हम थकेंगे नहीं और हम अपना काम करते रहेंगे चाहे जितना भी हो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और आगे करते रहेंगे, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं बहुत एक मतलब एक लर्निंग हो या एक सीख जो अपने जैसे आप लोगों को लगता होगा कि जैसे कोई व्यक्ति नौकरी में आ गया या आईएएस में आ गया, आईपीएस में आ गया, जैसे आपने बताया एसडीएम बनना है, तो आपको लगता होगा कि वहाँ ज़िंदगी में सारी सीढ़ी चढ़ के फिर ख़त्म हो गया है। वो भी नहीं है। आप किसी भी नौकरी में आएंगे तो आप मतलब आपको लगता है इट इज़ ओनली ए टेम्पररी सेंस ऑफ अचीवमेंट।
टेम्परेरी सेंस ऑफ अचीवमेंट इसलिए है, जैसे अभी आपको लग रहा है कि चलो हम एग्ज़ाम पास कर लिए और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 4 5 10 दिन बाद आगे क्या है, सब लोग पूछेंगे कि बेटा आगे एग्ज़ाम क्या देंगे, आईआईटी करोगे, मतलब मेडिसिन की तैयारी करोगे। तो ये हर अचीवमेंट के बाद आप सर्विस में आओ, आईएएस बनो, एसडीएम बनो, जो भी है, उसके बाद आगे भी आपको कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करना पड़ता है। आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, बट एग्जामिनेशन आपके मन में, एग्जामिनेशन जो शब्द है, परीक्षा जो शब्द है, आपके दिमाग में आता है कि किसी क्लासरूम में बैठ करके कलम कागज़ लेकर के 2 घंटे किसी क्वेश्चन पेपर का जवाब देना, ये आपके दिमाग में एग्जामिनेशन एक शब्द आता है तो आपके मन में यही है ना। आपके मन में आता है कि परीक्षा, परीक्षा के क्या मतलब है, एक क्वेश्चन पेपर है, आप बैठो, एक इन्विजिलेटर रहेंगे, 2 घंटे एक आंसर पेपर में आप उसका जवाब देंगे। लेकिन आप अपने टीचर से पूछिए या आप बड़े लोगों से पूछिए कि परीक्षा क्या होता है, उनके लिए कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो एक उम्र के बाद परीक्षा का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। लेकिन मतलब मैं कहना यही चाहता हूँ कि आपके सामने हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियाँ रहेगी, जिसको पार करके आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन होना चाहिए। और मेरे जितने भी जो यंग साथी जो अभी आज बैठे हैं, जिनको मतलब आईएएस बनने का या एसडीएम बनने का एक दिल में इच्छा है, मैं मतलब ये यहाँ पे मैं दूसरी बार ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहा हूँ। पिछले बार भी जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको भी मैंने यहाँ पे बुलाया था, उनको यहाँ पे सम्मानित किया था। 2 मेन कारण ये है, क्योंकि ये है कि हम कभी किसी एग्ज़ाम में हम टॉप करने का एक मौका तो कभी नहीं मिला, तो इसलिए आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो हमेशा इस एक इतना बड़ा एग्ज़ाम में सबके सामने पूरे प्रदेश में, देश में आगे आते हैं। डेफिनेटली दे नीड सम काइंड ऑफ एनकरेजमेंट कि और इस तरह से करते रहें। और सेकंड रीज़न ये है कि जो जैसे पिछले बार भी कई बच्चों ने बताया कि हमें आईएएस बनना चाहिए, हम आईएएस बनने का इच्छा है। ये जो जगह है जिलाधिकारी का आवास, कानपुर में जिलाधिकारी का जो पहली तैनाती कब हुई पता है किसी, कोई बता सकते हैं पहली बार कब हुई थी? हाँ, कोई भी जो आईएएस बनना चाह रहे हैं या पुराने जो हमारे टीचर्स हैं, कोई भी है, बता सकते हैं? तो कानपुर में पहले बार तैनाती हुई थी 1803 में। तो 220 साल पुराना एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये घर भी उतना ही पुराना है, उससे भी पुराना है। आपके बीच में हमारे एक और जॉइंट मजिस्ट्रेट है लक्ष्मी, वो भी है, एंड आई थिंक लक्ष्मी लास्ट ईयर यू किया ये प्रोग्राम जब हुई थी। तो मैं इसलिए भी बुलाता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल लेगेसी है इस नौकरी से। जो आप हिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें आप अपने सामने देख सकते हैं। कानपुर एक बहुत ऐतिहासिक स्थल है, ये पर्टिकुलर स्थान बहुत ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे सामने आपको गंगा जी दिखाई देगी और उन्नाव से उस पार उन्नाव है, उन्नाव जिला है, इस पार कानपुर है। तो उन्नाव से कानपुर आने के लिए आज के डेट में आप देखते हैं जाजमऊ के आगे पुल है, गंगा घाट पे पुल है, हर जगह पुल है। तो आप सोचिए 200 साल पहले लोग कैसे क्रॉस किए होंगे, कोई बता सकता है? 200 साल पहले जब पुल नहीं था कैसे क्रॉस किए होंगे? क्रॉस तो किए हैं, तभी तो अंग्रेज़ यहाँ से लेकर के फिर प्रयागराज और प्रयागराज से आगे कोलकाता हर जगह गए हैं। तो जहाँ जहाँ गंगा जी थे, गंगा जी को क्रॉस करके वो अपना चले गए थे, लेकिन गए कैसे थे? हाँ, नहीं, नाव में है तो कैसे, जैसे हाथी लेके चलते थे, घोड़ा लेके चलते थे, कैसे चलते थे? अब आपका आधा आंसर सही है। यहाँ सामने नाव का पुल बनता था। नाव का पुल मतलब वहाँ से लेकर के यहाँ तक 500-600 नाव एक के बाद एक लगा करके पार करते थे। तो यहाँ आप लोगों को बुलाने का ये भी है कि बहुत ऐतिहासिक एक स्थान है। तो जो लोग मोटिवेट होना चाहें तो आप और मोटिवेट होकर के जा सकते हैं यहाँ से। और मैं बिल्कुल, मेरा मानना है कि अगर मेरा इस कार्यक्रम का आयोजन से अगर 1 या 2 बच्चे भी अगर आईएएस की तैयारी करके सर्विस में आ जाएं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसलिए भी मैं आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। और निश्चित तौर पर मैं आपको और जितने भी लोग, जैसे आप कुछ लोग टॉपर्स को मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव टीम के रूप में मैंने आपको बुलाया है। आपके जितने साथी जिन्होंने 80% का स्कोर भी लाया है, 70% का स्कोर भी लाया 60% का स्कोर भी लाया, सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि आपको जो
जो क्लास 10th में या क्लास 12th में जो आप परसेंटेज ले आते हैं, ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, उसका एक पैमाना वो नहीं बनेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये इसके बेसिस में ये कभी नहीं डिसाइड होगा कि आप लाइफ में अल्टीमेटली आप सफलता हासिल करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये एक शुरुआत है। आपको मतलब जो जैसे आपने बताया, हमारे जो दोस्त ने बताया, पहला सीढ़ी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया और आगे भी जो आपका सफ़र है, इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक इंस्पिरेशन आपको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं आज उपस्थित सारे जो मेधावी छात्र-छात्राएँ हैं, जिन्होंने सफलता हासिल किया है इस एग्ज़ाम में, आपको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और जो परिजन उपस्थित हैं और जो टीचर्स उपस्थित हैं, उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ, चूँकि आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं होता। और पुनः जनपद का नाम रोशन करने के लिए आप समस्त बच्चों को मैं बधाई, शुभकामनाएँ देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।